अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये बात तो हम सबको मालूम है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़े जीनियसेस में से एक थे। इतने जीनियस कि वो थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट से भी ज़्यादा दिमाग यूज़ कर सकते थे। जो चीज़ हम इंसान सोच भी नहीं सकते वो उन्होंने सोची, समझी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की कैपेबिलिटीज देखकर लोग समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि आफ्टर डेथ उनकी किसी भी बॉडी पार्ट पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि आफ्टर डेथ उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए यानी डेथ की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उस डॉक्टर को ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के इतने बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। तो वो डॉक्टर कौन था, उसने आइंस्टाइन का ब्रेन क्यों निकाला और आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसी क्या चीज मिली जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक हो गई। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन के ब्रेन को चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से भी ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से किसी तरह ये परमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं कि वो उसके फादर के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे हुए राजों से पर्दा उठाकर पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा सफर। Dr. Harvey was a pathologist who knew about postmortem, and that's why he believed that he would be able to research this genius's brain. But the situation was that Dr. Harvey lost his job in Princeton Hospital and also the designation of a pathologist. Einstein का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी ऑलरेडी प्रिजर्व कर चुके थे, अब वो उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के सिटी फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और ब्रेन को 240 पीसेस में कट करके अलग अलग जार्स में प्रिजर्व कर दिया, जिसको उन्होंने अपने बेसमेंट में छिपाया। बिकॉज ऑफ दिस, डॉक्टर हार्वी हैड आर्ग्यूमेंट्स विद हिज वाइफ. His wife used to threaten him that she will throw this brain outside. The arguments eventually led to a divorce. Dr. Harvey went to Wichita, Kansas, where he started working as a medical supervisor, and there in his free time, he used to study Einstein's brain. After that, he frequently switches jobs and moves to different cities with the brain. But even after many years, Dr. Harvey could not do a solid research on Einstein's brain. Instead, his medical license was cancelled, and the situation for him was so bad that he had to start working in a plastic factory. At that time, he made a good decision to send the different parts of the brain to the best neurologist of the world for a detailed research, and he did that. 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 years के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन की ब्रेन पर एक रिसर्च पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 इयर्स तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरल पैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम इंसान से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी पार्ट में पाया गया। अब यहाँ जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने,
समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, आर्ट, शेप्स को पहचानना और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। इमेजिन यूर टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड और मोबाइल फोन, and while doing this, both our hands are busy typing. Left hand is typing some alphabets and the right hand is also doing the same. During the typing, your left hand made a mistake and you quickly used your right hand to erase the mistake. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई, उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल दे के उस मिस्टेक को ठीक करवाया। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसान से काफी डिफरेंट था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। Albert Einstein had the power of solving complex mathematical problems in his head without using pen and paper. न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई है। जब उनके ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वेट 1230 ग्राम्स था, जबकि आम इंसानों के ब्रेन का वेट 1400 ग्राम होता है। Researchers believe that his brain lining was quite thin and because of which it had more neurons. If Einstein was born with such a special brain or there were changes afterwards. After researching, it was found that when Einstein was born, he started speaking after the age of 5. जबकि ज्यादातर बच्चे 2 और 3 years में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आइंस्टाइन ने 5 years के बाद बोलना स्टार्ट किया भी, तो वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, हमेशा अपनी ही सोच में गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स की टेबल भी याद नहीं होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकली प्रोसेस करने में मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने में। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस वाइज सब्जेक्ट थे जिसमें उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे। जब आइंस्टाइन 12 years के थे तो एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक आइंस्टाइन के पास भूलकर चले गए। शॉकिंगली आइंस्टाइन ने वो बुक एक ही दिन में पूरी याद कर अपने सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया। Not only this, but he became master of integral and differential calculus at the age of 14. His grip on maths and science was so strong that professors used to become nervous when he used to raise his hand for a question, because often Einstein's questions were difficult for even teachers to understand. छोटी सी उम्र से वो ये चाहते थे कि इस यूनिवर्स के लॉज वो एक छोटी सी इक्वेशन में बंद कर दें, और यही उनकी जिंदगी का मिशन बन चुका था। At the age of 26, Einstein published 4 research papers and made the world surprised, and therefore he was given a PhD degree and awarded Nobel Prize for playing outstanding role for humanity. इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने ब्रेन की मदद से जवाब तलाश किया करते। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में प्रिजर्व करके रखा गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।